बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। कि हमारे पास जो एक बोहर नील बोहर एक साइंसदान था, साइंटिस्ट है, जिसने हमें एटम का मॉडल पेश किया। अगर मैं थोड़ा सा पीछे बात लेके जाऊं, हमें एक रदरफोर्ड पढ़ा था, ठीक है। रदरफोर्ड ने भी हमें एटम के मुतालिक और न्यूक्लियस के मुतालिक कॉन्सेप्ट दिया था। ऐसे ही है। और उसने हमें बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये डायग्राम याद हो, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, एट द एंड एक टाइम आएगा कि वो अपनी एनर्जी इतनी लूज कर देगा कि वो न्यूक्लियस में आके जाके गिर जाएगा। यहाँ तक हमने एक रदरफोर्ड पढ़ा था। ऐसे ही है। आज का जो हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है और इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है कि रदरफोर्ड ने जो बात की थी वो गलत बात की थी, कि एटम अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती, खत्म हो जाती, ठीक है। तो उसने इस कॉन्सेप्ट को लेकर, रदरफोर्ड वाले कॉन्सेप्ट को लेके आगे बात की। और उसने दूसरा जो हमने ये जो पढ़ा है हमने, प्लांस क्वांटम नंबर थ्योरी पढ़ी है, इसको इस्तेमाल करते हुए उसने हमें मॉडल ऑफ एटम पेश किया। ठीक हो गया। अब ये था नील बोहर था जिसने इसके मतलब कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहला जो इसने पॉइंट बताया, उसने कहा कि हमारे पास जो एटम होता है, जो ऑर्बिटल में रिवॉल्व हो रहा होता है, वो एक एक खास किस्म का सर्कल होता है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा होता है। वो न्यूक्लियस से बाहर होता है, सर्कल बना होता है और सर्कल में ही रिवॉल्व करता रहता है। अब वो जब उस सर्कल में रिवॉल्व करता है तो ना उसकी एनर्जी एमिट होती है और ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसने क्या कहा कि हमारे पास जो एटम है, एटम के गिर्द एक न्यूक्लियस बना होता है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बने होते हैं, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो अपने ही ऑर्बिटल में, फिक्स ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब वो अपने ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो ना अपनी एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं, ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वो एनर्जी एमिट कब करते हैं और एनर्जी अब्जॉर्ब कब करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने एक दफा बताया था कि अगर हमारे पास ये अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये एक शेल है और एक दूसरा शेल ये है, ऑर्बिटल बने हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये न्यूक्लियस से करीब है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर बनाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। ऐसे ही है। अब जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, उतनी ही कम होती है, और जितना न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है। अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इस ऑर्बिटल में जाना चाहता है, अंदर वाले ऑर्बिटल से बाहर वाले ऑर्बिटल में जाना चाहता है, न्यूक्लियस के करीब तीन ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर वाला आउटर या वैलेंस ऑर्बिटल की तरफ जाना चाहता है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका अपनी एनर्जी कम है, इसकी अपनी एनर्जी कम है, और ये कम एनर्जी से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाना चाहता है। जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, कम से ज्यादा में जाएगा, तो इसे एनर्जी जरूरत होगी, इसे एनर्जी जरूरत होगी। ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करता 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 आखिरकार इस शेल तक, इस ऑर्बिटल तक जा पहुंचेगा। ठीक है। यहाँ से निकला था, एनर्जी कम थी, एनर्जी अब्जॉर्ब करते 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 एट द टाइम वो इतना हायर हो गया कि वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में पहुंच गया। ओके ओके। अब इसने इसमें क्या किया, इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की। अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हायर से लोअर में आना चाहता है, हायर से लोअर में आना चाहता है। तो आपको पता है कि हायर में है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, और लोअर में आना चाहते हैं जैसे एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करता हुआ नीचे आएगा, एनर्जी रिलीज करते हुए एट द एंड इस ऑर्बिटल तक पहुंचे। ये हमारे पास कुछ एक दो तीन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। अब हम इसी बात को लेके आगे चलते हैं
Bohr made an extensive use of quantum theory of plans and proposed that electron in the hydrogen atom can only exist at certain permitted quantized energy level. The main postulate of Bohr theory are। अब इलेक्ट्रॉन रिवोल्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत ज्यादा पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के तौर पर आता है। तो ये सोच समझ के एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ सर्कल ऑर्बिटल आउटसाइड द न्यूक्लियस। एक और सर्कल होता है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा होता है, जो कि हमारे न्यूक्लियस के बाहर होता है। ईच ऑर्बिटल हैज फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट। उसकी एनर्जी फिक्स होती है और उसका क्वांटम नंबर भी असाइन होता है, हर किसी का मुख्तास होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन a particular orbital neither emit or absorb energy। ना एनर्जी एमिट करता है ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। while moving in the same fixed orbital, जब वो फिक्स ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो ना एनर्जी एमिट कर रहा होता है ना ही अब्जॉर्ब कर रहा होता है। The energy is emitted or absorbed only when electron jump from one orbital to another। कहता है कि एनर्जी तब वो अब्जॉर्ब करेगा जब वो लोअर से हायर में जाएगा, एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप द एनर्जी चेंज। कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर से लोअर या लोअर से हायर में जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी का चेंज आता है उसको निकालने का क्या तरीका है। एनर्जी को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एच पी लिखते हैं। ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ लिखूं डेल्टा, क्या लिखूं, अगर ये मेरे पास हो डेल्टा, डेल्टा शो करता है चेंज को, डेल्टा शो करता है चेंज को शो करता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच वी। मतलब कि E2 से मतलब हायर और E1 से मुराद क्या है, लोअर। अगर इन दोनों के दरमियान चेंज निकाल दें कि फर्ज करें इसमें इसकी एनर्जी थी 20, इसमें इसकी थी 15, तो 20 में से 15 निकालें तो हमारा आंसर क्या आता है, 5 जॉल। हम कह सकते हैं कि 5 जॉल उसने एनर्जी या अब्जॉर्ब की या रिलीज की। ठीक हो गया। वेयर डेल्टा ई इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑर्बिटल विद एनर्जी E1 and E2 energy is absorbed by the electron when it jump from an inner orbital to outer orbital and emit when electron jump from outer to inner orbital। कहता है कि जब बाहर जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, ऊपर हायर में जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन कैन revolve only in those orbitals having a fixed angular momentum। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व जब एक ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये एक शेल है जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है। जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एक खास किस्म की उसकी एनर्जी होती है जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। उसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर, उस शेल के अंदर इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। अब एंगुलर मोमेंटम एनर्जी कौन सी होती है, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा था कि mvr इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। एन mvr इज इक्वल एन एच ओवर 2 पाई। ये आपने 10th क्लास के अंदर इसको स्टडी किया हुआ है। The angular momentum of an orbital depending upon its quantum number and it is angular multiple effect h over 2 pi। अब हमारे पास ये जो है इसमें एक ऑर्बिटल की खास एनर्जी होती है जो उस खास उसमें रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास शेल हो वन तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। एन है हमारे पास ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर एन 1 होता है उसका आंसर आएगा एच ओवर 2 पाई। अगर मैं बात करूं शेल नंबर 2 की, शेल नंबर 2 की मुराद है कि एन की पावर एन की, अब एन क्या हो गया किसके बराबर, 2 के, तो ये क्या है 2h ओवर 2 पाई। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3h ओवर 2 पाई। जैसे कि उसने यहाँ लिखा हुआ है h ओवर 2 पाई, ये p नहीं सॉरी ये पाई है, ये मिस्टेकली लिखा हुआ है। और ये 3h ओवर 2 पाई हो गया। ठीक हो गया। द इलेक्ट्रॉन इज bounded to remain in one of those orbital and not is between them, so angular momentum is constant। अब ये जो हम पहला आपने ये एक फार्मूला है ये आप लोगों ने याद कर लेना है।
याद तो सारा कुछ करना है, लेकिन अभी लेक्चर के अभी के लिए याद कर लें क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो आप ये याद कर लें कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पे। इस कौन सा होता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पे। अब अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, डेरिवेशन है। डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। By applying these ideas, Bohr derived the expression for the radius of the orbital in hydrogen atom. For a general atom, consider an electron of chain E revolving around the nucleus having charge Ze. अब हमारे पास Z है, ये शो करता है प्रोटॉन को। Z किससे को शो करता है? प्रोटॉन के लिए मैं फर्क करो P लिख देता हूँ। किसको शो करता है? प्रोटॉन नंबर को। Z किसको शो करता है? प्रोटॉन नंबर। और E प्लस हमारे पास उसके ऊपर चार्ज है टोटल, वो चार्ज को शो करता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। फर्क करो Z की बात करूं भाई, इसके पास प्रोटॉन तादाद है 8। कितनी? 8। तो मैं इसकी बात करूंगा कि हमारे पास 8 प्रोटॉन है, उसके ऊपर चार्ज कितना है? 8 चार्ज, 8 प्लस चार्ज। ओके हो गया। Z being the proton number and E plus is the charge of the proton। ये चीज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर है आ सकती है कि Z किसको शो करता है और E प्लस किसको शो करता है। Let m be the mass of electron, the radius of the orbital, and v the velocity of the revolving electron. Let me mass of electron, m mass of electron, radius of the orbital, and the v the velocity of revolving electron according to Coulomb law। अब ये कूलम लॉ भी मैट्रिक का मशहूर तरीन और इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। कूलम लॉ फिजिक्स में मैंने पढ़ा था। अब देखते हैं ये किसके बराबर होता है। और electrostatic force of attraction between the electron and red nucleus will be given the following formula। ये कोई हमें बता रहा था कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये ए हमारे पास एक ऑर्बिटल है जिसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका कोई ना कोई मैस होगा, कोई ना कोई उसकी स्पीड होगी जो स्पीड से मूव कर रहा है। और वो उसको जो एक बांध के रख रहा है, जो उसको इलेक्ट्रॉन को नीचे नहीं गिरना जा रहा, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हमारे पास एक और फोर्स है, फोर्स ऑफ, ये जो कूलम फोर्स है। ये दो फोर्सेस हैं जिसके जरिए ये इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर नहीं गिरने देता। ठीक हो गया। अब हम जो बात कर रहे थे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक हमारे पास कूलम फोर्स है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, 10th क्लास में तो हमने कुछ पढ़ा था। ये को इक्वल होता है एम वी स्केयर ओवर आर। ये किसके इक्वल होता है? एम वी स्केयर ओवर आर। ये हमारे पास कुछ फोर्स थी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो कि इसके इक्वल होती है। ठीक हो गया। और हमारे पास एक कूलम फोर्स होती है। अब कूलम फोर्स जो है वो हम अगर याद हो तो हमने चार्जेस की बात की थी कि एक Q1 होता है चार्ज, एक Q2 होता है और उनका कोई ना कोई स्केयर होता है, R स्केयर होता है। और हमने यहाँ एक प्रोपोर्शनल का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि प्रोपोर्शनल किया था जो कि F के इक्वल होता है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और R स्केयर। ये हमारे पास एक कूलम फोर्स है जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि एम वी स्केयर और आर, ये भी हमने मैट्रिक में पढ़ी थी। ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। अब अगर मैं एक, ये एक चीज है
कि हमारे पास जो के है, हमारे पास जो के है वो किसकी इक्वल है? अब के जो है हमारे पास, ये भी हमने मैट्रिक में जब इक्वेशन ये ड्राइव कर रहे थे तो उसमें इक्वेशन में ये हमने इसकी ये वाला जो के है हमने बताया था के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये के होता है। तो के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो एफ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसके बराबर हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर मैं एक बात कहूँ कि हमारे पास ये Q1 है, ये है प्रोटॉन के बराबर, और ये Q2 होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। Q1 होता है प्रोटॉन के और Q2 किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो हमने अभी बताया था कि वो Z E के बराबर होता है, ठीक है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने बताया था, चार्ज शो कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये Q1 और Q2 हो गए। Q1 किसके बराबर है? प्रोटॉन के। और Q2 किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के। और हमारे पास K किसके बराबर है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये है प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन है। अब हमने बात की थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ये कहा हुआ है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल हैं तो ये ZE और E ये दोनों क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, और क्या बन जाएगी? ZE स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ZE स्क्वायर। क्या बन जाएगा? फॉलो करो, ये वाला ZE स्क्वायर और नीचे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह के ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर, ओके हो गया। अब ये जो फोर्स है ये है F के बराबर है, और हमारे पास ये भी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो भी F के बराबर है, जो किसके बराबर है? mv स्क्वायर ओवर r। इस तरह ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम फोर्स दोनों फोर्स की इक्वल हैं, मतलब कि राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट लेफ्ट साइड भी इक्वल होती है। तो F की इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली फोर्स इसकी इक्वल है mv स्क्वायर ओवर r। ओके हो गया। अब वो कहता है एप्सिलॉन नॉट इज अ वैक्यूम परमिटिविटी एंड इस वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू बता रहा है, इतनी है। ये एमसीक्यू है, याद करना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय mv स्क्वायर और r, देयरफॉर द फोर्स कंडीशन वी कैन नॉट। mv स्क्वायर और r, अब p से मुराद ये पाई है, ये याद रखिएगा। z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर r स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ कि हम इसमें से हम आर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? आर। तो ये मैथ का एक रूल है कि अगर हम जो नीचे वाले दो डिवाइड होने वाली हैं तो वो जैसे ऊपर वाले वी अगर इधर होता और इधर भी वी होता तो हम कैंसिल आउट कर सकते थे। तो अगर नीचे हो ये आर है तो ये आर स्क्वायर है, तो इससे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, मैं मैथ के अकॉर्डिंग इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो न्यू आंसर है वो क्या बचेगा? mv स्क्वायर ZE स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके हो गया। अब हमने इसमें इस इक्वेशन में से आर को बाहर निकालना है, इस इक्वेशन में से आर को बाहर निकालना है। जब बाहर निकालेंगे आर तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? इस आर को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड और उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये इक्वेशन इधर मल्टीप्लाई हो रही है, अगर इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगी? डिवाइड होगी शायद। तो ये होगा ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। ओके ओके, यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? अब हम आगे चलते हैं। According to this equation number 10, the radius of moving electron is inversely proportional to the square
रूट ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब वो कहता है कि जेड ई है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे जितने प्रोटॉन वो हमें मालूम होंगे। अब 4 पाई है तो पाई भी एक, ये भी एक कांस्टेंट ऐसे ही है। एप्सिलॉन नॉट है, उसकी हमें एक वैल्यू बताई गई, वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऐसे ही है। और एम है, उसका कोई ना कोई मैथ होगा, ये भी कांस्टेंट है। तो आर हमारे पास क्या है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी है, किसके है, inversely proportional to square root of its velocity. It conveys that the idea that electron should move faster near the nucleus at an orbital and smaller radius. कहते हैं जितना करीब होगा तो उसका उतना ही ऑर्बिटल छोटा होगा और वो एक खास स्पीड के जरिए उसमें से मूव कर सकता है। It also tells that if a hydrogen atom has many possible orbitals, then the promotion of electron in higher orbital make its move with less velocity. The determination of velocity of electron is possible while moving the orbital. In order to eliminate the factor of velocity from equation 10, then we use Bohr postulate the angular momentum of. अब वो कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का हमारे पास जो एक ऑर्बिटल होता है, अगर हम उस ऑर्बिटल के मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और उसकी हम देखना चाहें कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कितनी अब्सॉर्ब कर सकता है, किस ऑर्बिटल के जरिए वो क्या कहते हैं किस रेडियस के जरिए मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन 10 जो है ये इस्तेमाल करते हुए उसकी मुकम्मल तौर पर डेटा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके हो गया। अब हमारे पास एक हमने ये सबसे पहले एक इक्वेशन निकाली थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पे। इस टॉपिक सबसे स्टार्ट में जो पॉइंट 4 था उसमें हमने इस तरह की एक बात की थी कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पे हमने बात की थी। तो ये वाला वो फार्मूला है, हम उसको ले रहे हैं। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। अब उस आर को निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एन एच ओवर टू पाई एम आर, हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को निकालने का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इस वेलोसिटी को निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं। इस इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं, ये जो वेलोसिटी है इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना चाहते हैं। पुट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस जैसे हमने v तो निकाल लिया, अब यहाँ क्या है, v स्क्वायर है। क्या है, v स्क्वायर के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अब 2 की पावर 4 हो जाएगा और पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ओके ओके। अब हम इस वी स्क्वायर को इसके अंदर पुट करेंगे। अब हमने उस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यूज को पुट कर दी, आर इज इक्वल जेड ई स्क्वायर 4 पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ओके ओके। अब इसमें आप देखेंगे जो चीज जिसके बराबर इक्वल है उस चीज को कैंसिल आउट करते हैं। जैसे ये 4 की इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई के बराबर है तो ये एक स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इस 4 कैंसिल होगा, ये पाई इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास इसी तरह रहेगा। और ये हमारे पास एक आर है, ये आर है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इस आर को अब ये आर को इक्वल करना चाहते हैं, इस आर के ये वाला आर को अगर हम बाहर लेके जाना चाहते हैं, इधर हमारे पास अगर आर पड़ा रहे, आर यहाँ पड़ा रहे, तो बाकी ये सारी इक्वेशन जो है वो उस तरफ जाएगी, इस तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी, ये तो डिवाइड और उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये जेड ई स्क्वायर ऊपर था तो ये डिवाइड हो गया है, बाकी हमारे पास ये पी बचा था ये डिवाइड हो गया है, आगे एम है तो ये भी हमारे पास आ गया। तो जो डिवाइड हो रहा था हमारा एन स्क्वायर बचा था ये इधर आ गया, एच स्क्वायर ये भी आ गया और ये एप्सिलॉन नॉट था ये एप्सिलॉन नॉट आ गया और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारे पास एक आ गया। अब फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1, z किसके बराबर है 1, द इक्वेशन ऑफ रेडियस h एटम इज। अब कहता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल z का एक है, अगर मैं इस वैल्यू के अंदर एक पुट करना चाहता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
देखें एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसका ऊपर आंसर दिया होता, एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, इसकी भी हमारे पास वैल्यू है, पाई है, इसकी हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास मैस है, उसका भी कोई ना कोई वैल्यू है, और ये ई स्केयर मतलब कि जो प्रोटॉन वगैरह इलेक्ट्रॉन इसका भी हमारे पास कुछ ना कुछ है। तो एन अगर मैं वहाँ वैल्यू पुट कर दूं कि जेड हमारे पास 1 हो तो हमारे पास ये सारा चीज आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब वो कहता है कि आर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल के। सो हायर ऑर्बिटल हैव मोर रेडियस वाइस वर्सा द कलेक्शन ऑफ पैरामीटर इन इक्वेशन 13 को। अब वो कहता है कि अगर मेरे पास n का आंसर 1 हो, n का आंसर 1 लगाऊं तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि अगर 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 मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, उस तो उसका अगर फर्ज करें मेरे पास जो आंसर आ रहा है उस आंसर के मुताबिक उसका ऑर्बिटल ये होगा, ठीक हो गया। अगर मैं एन की पावर अगर यहाँ 2 लगाऊं, यहाँ 2 लगाऊं तो 2 का स्केयर हो जाएगा, 2 की पावर 2, और इस पूरी इक्वेशन के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास फासला, अगर ये इसके तरफ फासला इतना है तो ये इस दफा फासला इससे डबल होगा, तो मे बी ऑर्बिटल अगर नेक्स्ट यहाँ हो। ओके हो गया। अब अगर मैं यहाँ 3 लगाऊं तो 3 की ये पावर होगी तो मतलब इससे कई गुना डबल से ट्रिपल हो जाएगा, तो मे बी नेक्स्ट ऑर्बिटल यहाँ हो हमारा, और उससे जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो मे बी इससे भी बाहर हो, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो बढ़ेगा तो ऑर्बिटल बढ़ने के साथ साथ उसका जो फास्ट है डिस्टेंस है वो डबल होता जाएगा, मजीद ज्यादा होता जाएगा, ठीक हो गया। अब वो ये चीज यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हेन वी पुट वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम एंड एफ ई मतलब कि ये जेड ई स्क्वायर along with the unit calculation show it equal to 0.52910। कहते हैं कि ये जो आंसर हमारे पास आ रहा था इसका हमारे पास आंसर क्या है 0.52910 ये किसके बराबर है, इसके बराबर है एन स्क्वायर के अलावा, एन स्क्वायर के अलावा हमारे पास क्या आंसर ये आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एन हो वन तो ये किसके 0.59 इसके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एन टू हो तो मेरे पास रेडियस कितना होगा, उसके बाद 2.11 हो जाएगा, फर्स्ट ज्यादा हो जाएगा। अगर एन थ्री होगा तो 4.75 होगा, एन फोर हो तो इतना, एन फाइव हो तो इतना। अब आप अंदाजा लगा लें कि पहला का जहाँ शेल ले रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इस तरह शेल में टिस्ट फासला बढ़ता जाएगा। अब वो कहता है कि R2 - R1 जो चेंजिंग है ये सबसे कम होती है, जाहिर सी बात शेल करीब करीब में चेंजिंग कम हो गया, R3 दूर है R2 से, फासला ज्यादा हो जाएगा, R4 इस तरह फासला इस तरह ये शो कर रहा है कि बढ़ता जा रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ तक था, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक आगे इस आर्टिकल को लेके चलेंगे। तो ओके, आज की हमारी क्लास यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज।